हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी फ्रेंड एंड मेंटोर आशिता आप सबका स्वागत करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। सो बच्चे लोग, जैसे आप सब लोगों को पता है हमारी चीट शीट सीरीज चल रही है, तो उसी में आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो बेटा आज हम इस चैप्टर को देखेंगे और जैसा कि हम लोग हर चैप्टर के चीट कोड बना रहे हैं तो इसके भी बना लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्या क्या बेटा इसमें। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है, बेसिकली आपका पूरा चैप्टर ही हो जाएगा, पर बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो डोमेन्स ऑफ द अर्थ वाला हमारा चैप्टर है। अब स्टार्ट करते हैं। अब बेटा डोमेन्स का पहले तो मतलब क्या है। डोमेन्स ऑफ द अर्थ चैप्टर का नाम है तो ये तो जानना पड़ेगा डोमेन्स का क्या मतलब है। डोमेन्स का मतलब है बेटा कि हमारा अर्थ है तो उसमें कौन कौन से अलग अलग एरियाज है, ठीक है, कितने पार्ट्स है उसके। तो बेटा द अर्थ इज दी ओनली प्लैनेट जहां पे ह्यूमन बींग्स जो है, जहां पे ये तीन एलिमेंट मिलते हैं। कौन कौन से? आपको लैंड भी मिलता है, वाटर भी मिलता है और एयर भी मिलता है। और बेटा ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए इन तीनों ही चीजों की जरूरत है। ठीक है, लैंड की भी, वाटर की भी और एयर की भी। और इसीलिए अर्थ हमारा जो है वो यूनिक प्लैनेट है। तो बेटा ये तीनों ही क्या है? डोमेन है अर्थ के, एरियाज है अलग अलग अर्थ के। ठीक है, तो बेटा जैसे कि हमने जाना तीन मेन कंपोनेंट है हमारे अर्थ के या एनवायरनमेंट के। वो कौन कौन से हैं? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। बेटा ये कुछ नहीं है। लिथोस्फेयर यानी कि आपका लैंड, ज्योग्राफी की भाषा में उसको लिथोस्फेयर बोलेंगे हम। ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, हवा। और बेटा हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर। तो ये तीनों ही चीजें हमारे अर्थ में मिलती है और ये तीनों ही क्या है? डोमेन्स है बेटा हमारे अर्थ के। अब सबसे पहले जो पहला डोमेन है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का क्या मतलब है बेटा? लैंड। लैंड माने जमीन जिस पे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा लिथोस्फेयर का क्या मतलब है? इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सॉइल। जो हमारी जमीन है, जो हमारा लैंड है, जहां पे हमको रॉक्स मिलते हैं और जहां पे हमें सॉइल भी मिलता है, ये क्या है? ये लैंड या लिथोस्फेयर का पार्ट है। अच्छा, जमीन जो सिर्फ वही नहीं है बेटा जिसपे हम चल रहे हैं, जो पानी है, समुद्र है, उसके नीचे भी लैंड है। हमें नहीं दिखता है, पर आप कभी अगर स्कूबा करने जाओगे यानी कि अंडर वाटर डाइविंग करोगे, या फिर जब अंडर वाटर अगर आप देखोगे तो पता चलता है कि पानी के नीचे भी लैंड है ना। तो बेटा लैंड भी दो तरीके के, मतलब लैंड तो वही है कि जहां पे मिट्टी है और क्या है, जहां पे पत्थर है और मिट्टी है जिसपे हम चल रहे हैं। इसके अलावा कौन सा लैंड है बेटा? एक वो भी लैंड है जो समुद्र के, ओशियन के नीचे है। ठीक है, तो लिथोस्फेयर का क्या मतलब है? लैंड। अब ये दो तरीके के लैंड है जैसा कि मैंने बताया। एक लैंड कौन सा है बेटा? लार्ज लैंड मास है जिसपे हम चल रहे हैं। ठीक है, और ये लार्ज लैंड मास इकट्ठा होते होते क्या बना देता है? अलग अलग कॉन्टिनेंट बना देता है ना। इंडिया एक कंट्री है तो कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? एशिया का। और एशिया क्या है? एक बहुत बड़े लैंड का टुकड़ा है, यानी कि लिथोस्फेयर है। ठीक है, अब बेटा जो ह्यूज वाटर बॉडीज है इनको हम क्या बोलते हैं? ओशन बेसिन बोलते हैं। अब इनको ओशन बेसिन का क्या मतलब है बेटा? जैसे कि ओशन है, पानी है, उसके नीचे एक जमीन है। ठीक है, उसके नीचे भी एक लैंड है। अगर आपको यहाँ पे पानी दिख रहा है तो उसके नीचे भी एक छुपा हुआ लैंड है, वो भी किसका पार्ट है? लिथोस्फेयर का ही पार्ट है। तो लिथोस्फेयर के कौन से पार्ट हो गए? दो। एक हो गया कॉन्टिनेंट, दूसरा हो गया ओशन। ओशन पे जो हमारे क्रस्ट है, यानी कि समुद्र के नीचे जो लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं? ओशन क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ओशनिक क्रस्ट का क्या मतलब है बेटा? लोग समुद्र के नीचे जो लैंड है उसको बोल रहे हैं। तो ये दोनों ही किसका पार्ट है? लिथोस्फेयर का पार्ट है। अब बेटा क्योंकि हमने लिथोस्फेयर में बात करी है कि बहुत बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड मिलके कॉन्टिनेंट बना देते हैं, तो अब थोड़ा सा कॉन्टिनेंट के बारे में ही जान लेते हैं। कॉन्टिनेंट पार्ट किसका है? पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर ओनली है कि नहीं है? बिल्कुल है। लैंड का ही तो टुकड़े हैं बड़े बड़े। देखो समुद्र है, उसके बीच बीच में बड़े बड़े लैंड के टुकड़े हैं जहां पे हम लोग रह पा रहे हैं, वो बेटा क्या है? कॉन्टिनेंट है। अब कितने कॉन्टिनेंट है हमारे टोटल? तो बेटा टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स है कि नहीं है? है कि नहीं है? ठीक है, अब बेटा अब कॉन्टिनेंट 7 है तो सातों के नाम मुझे पॉज करके कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि अब तक तो आपको पता ही होगा। अब बेटा नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? ज्यादा से ज्यादा लैंड मास जो है वो आप मुझे खुद बताओ। ये वर्ल्ड का जो मैप है क्या नॉर्थ में है कि साउथ में है? नॉर्थ और साउथ की बीच की लाइन कौन सी है? ये है, इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर बेटा आपने पढ़ा होगा लैटिट्यूड वाले चैप्टर में के अर्थ को
एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में बांट रही है। तो देखो ये रहा इक्वेटर, मैंने डार्क ब्लू कलर से बना दिया है। अब मुझे बताओ आपको लैंड ज्यादा नॉर्थ में दिख रहा है कि साउथ में दिख रहा है? तो कहोगे मैम ये तो बड़ा ही इजी सा सवाल है, ज्यादा लैंड कहाँ दिख रहा है? नॉर्थ में दिख रहा है। तो ये यही लाइन बोल रहा है कि ज्यादातर जो लैंड मास है, ज्यादातर जो लैंड है वो कहाँ पर है बेटा? नदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब कि नॉर्थ वाले पार्ट पे अर्थ के। दिख रहा है ना आप सब लोगों को? ये वाला जो पार्ट है ये नदर्न हेमिस्फेयर है। तो देखो यहाँ पे कितना ज्यादा लैंड है, ठीक है। अब सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? आप फोटो में देख के भी बता सकते हो, एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब बेटा आपने एक और चीज नोट करी होगी कि एशिया और यूरोप ऐसे चिपके हुए से, दोनों जुड़े हुए से है। देखो इधर दिख रहा है क्या? देखो इधर ये रहा एशिया, ठीक है, और इसी के पास में चिपका हुआ है यूरोप, बिल्कुल पास में चिपका हुआ है। तो बेटा क्योंकि ये दोनों चिपके हुए हैं तो कई बार क्या बोलते हैं, ये जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप और एशिया का, क्योंकि ये दोनों चिपके हुए हैं उसको कई बार हम क्या बोल देते हैं? यूरेशिया बोल देते हैं। तो यूरेशिया का क्या मतलब है? यूरोप का यूरो और एशिया का एशिया, तो यूरेशिया। यूरेशिया क्या है? क्योंकि यूरोप और एशिया क्या है बेटा? जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे से, ठीक है। इन दोनों को अलग करने वाले कौन से माउंटेन है? एक यूराल माउंटेन्स आते हैं जो कि रशिया में है। और क्योंकि बेटा इनका लैंड मास का मतलब टुकड़ा जो है लैंड का वो जुड़ा हुआ है, तो कई बार दोनों के लिए क्या टर्म यूज होता है? यूरेशिया। तो आपसे पूछे कि यूरेशिया क्या है तो आप क्या कहोगे? जब यूरोप और एशिया को कंबाइन करके, क्योंकि दोनों के लैंड जुड़े हुए से है तो इसीलिए उसको कई बार यूरेशिया बोलते हैं। अब बेटा थोड़ा सा कॉन्टिनेंट के बारे में और जान लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। देखो सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? एशिया है, ठीक है। नंबर 2 पे कौन सा है? अफ्रीका है। नंबर 3 पे है नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका वही है जहां पे क्या है? जहां पे यूएसए है, ठीक है। तो ये है नॉर्थ अमेरिका। अब बेटा नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, आर लिंक्ड बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। देखो ऐसे समझोगे तो नहीं आएगा, आप मैप में आओ वापस। तो देखो ये है नॉर्थ अमेरिका बच्चे लोग, ये है साउथ अमेरिका। अब देखो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक नैरो पीस ऑफ लैंड से। ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस ऑफ पनामा। अब आप कहोगे मैम इस्थमस क्या होता है? तो बेटा देखो इस्थमस एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो दो बड़े लैंड को जोड़े। तो देखो ये एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है जो दो बड़े लैंड को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? और इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे पनामा सिटी है तो इसलिए इसका नाम क्या है? इस्थमस ऑफ पनामा। ये किसको जोड़ रहा है? नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है। इन जनरल बेटा अगर आपको इस्थमस की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे? कि अ नैरो strip of land which connect two large lands, दो लार्ज लैंडमास को जोड़ने वाला एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉज करके बताओ। इस्थमस बोलते हैं। तो बेटा ये इस्थमस ऑफ पनामा किसको जोड़ता है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, ठीक है। अब बेटा सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। देखो बिल्कुल छोटा सा है कि नहीं है? अच्छा इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। क्यों? देखो ऑस्ट्रेलिया को देखो, फोटो में देखोगे तो याद रहेगा। देखो साइज कितना छोटा सा है और इसके चारों तरफ पानी है। तो बेटा ऐसा लैंड का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी है, 1 2 3 4, चारों तरफ पानी है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो बेटा ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। अब बेटा एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि परमानेंटली कवर्ड है थिक आइस शीट से। वहां पे 12 महीने आपको हर टाइम पे क्या दिखेगी? बर्फ दिखेगी। अब बेटा इंडिया के कुछ रिसर्च स्टेशन भी है। क्यों है? तो देखो यहाँ पे कोई ह्यूमंस तो रह नहीं रहे हैं, है ना। तो बेटा यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटी करना बहुत आसान है ना। कुछ सर्च करना है, कुछ जानना है, हमें अर्थ के बारे में कुछ स्टडी करना है तो यहाँ पे जानना बहुत ईजी है। क्यों? यहाँ पे ह्यूमंस नहीं है तो आप आराम से बिना डिस्टरबेंस के अपनी रिसर्च वर्क कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पे इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन है जिसका क्या नाम है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री,
ठीक है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। देखो दक्षिण क्यों है, क्योंकि एंटार्क्टिका साउथ में है, इसीलिए नाम हमने क्या रखा है, दक्षिण गंगोत्री। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और दूसरा कौन सा है, मैत्री। ये इंडिया के रिसर्च स्टेशन है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के होंगे, पर हमें तो सिर्फ इंडिया के ही याद रखने। कहां पर है, एंटार्क्टिका में। ठीक है, अब बेटा हम आ जाते हैं दूसरा डोमेन ऑफ अर्थ जो है। ठीक है, पहला तो था लिथोस्फेयर, उसमें हमने जान लिया कॉन्टिनेंट है। दूसरा कौन सा है, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर माने पानी। अब बेटा पानी कहां पे मिलता है, तो देखो हमारे मोर देन 70% ऑफ द अर्थ जो है वो कवर्ड है किससे, पानी से। इसीलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। जब हम सैटेलाइट में बेटा देखते हैं ना अर्थ को, तो हमें कैसा दिखता है, अर्थ ब्लू कलर का दिखता है। क्यों, 71% जो है वो पानी से कवर्ड है। पर बेटा मोर देन 97% जो है इसका, इस 71% का भी जो मोर देन 97% है वो कहां पर है, वो कहां पर है, ओशियन में है। अब बेटा मुझे बताओ, क्या ओशियन का पानी हम लोग पी सकते हैं, नहीं पी सकते। क्यों, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है। तो बेटा फिर हमारे काम का पानी कितना रहा, लगभग ये 2% भी नहीं है। ठीक है, 2.7% के आसपास है फ्रेश वाटर। यानी कि बेटा हमारे इसीलिए अर्थ पे फ्रेश वाटर, साफ पानी की क्या है, प्रॉब्लम है ना। पानी तो बहुत सारा है, पर सारा पानी कैसा है, सॉल्टी है, ओशियन में मिलता है। वो हमारे पीने लायक नहीं है, यूज करने लायक नहीं है। यूज करने लायक कितना है बेटा, सिर्फ कितना है, 2.7% के आसपास है। तो वो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बेटा अर्थ पे हमारे मेजर ओशियन है, यानी कि जहां पे खारा पानी मिल रहा है, वो कौन कौन सी ओशियन है। एक है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन। अब बेटा इनकी क्या देख लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी फोटो देख लेते हैं। ठीक है, देखो पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। अब बेटा आप मुझे फोटो में देख के बताओ इसका शेप कैसा है। देखो पैसिफिक ओशियन एशिया को भी कवर करता है, नॉर्थ अमेरिका को भी कवर करता है, साउथ अमेरिका के भी पास में, ऑस्ट्रेलिया के भी पास में। और बेटा इसका आप अगर शेप बनाना चाहोगे ना, तो कैसा है, सर्क्यूलर है। तो मैं क्या कह सकती हूं कि पैसिफिक ओशियन का शेप कैसा है, सर्क्यूलर है। कैसा है, सर्क्यूलर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है फोटो में, मुझे बताओ। ठीक है, अब बेटा दूसरा ओशियन जो है वो कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है सेकंड नंबर पे। अटलांटिक ओशियन कहां पर है, आप मैप में देखो, वर्ल्ड मैप में देखोगे तो पता चलेगा। देखो अभी हमने देखा था यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यहाँ हमने इस्थमस ऑफ पनामा देखा था। अब देखो बेटा यहाँ पर जो ये है ना, ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के साथ पास में जो है वो बेटा कौन सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। अब मुझे बताओ इसका शेप कैसा बनाया है मैंने, एस के जैसा बनाया है कि नहीं बनाया है। तो बेटा इसका शेप कैसा है, एस शेप्ड है। अच्छा, इस ओशियन की बेटा एक और खासियत है। क्या खासियत है, कि यहाँ पर बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। बिजनेस बहुत ज्यादा होता है का क्या मतलब है बेटा, आपको जैसे पता है कि इंडिया है, तो इंडिया से बहुत सारा सामान बाहर से आता होगा। तो बेटा बाहर से सामान आएगा, कैसे आएगा, या तो एरोप्लेन में आएगा, या फिर कई बार शिप्स में भी आता है। तो बेटा शिप में आएगा तो किसके रास्ते आएगा, समुद्र के रास्ते आएगा। तो बेटा ये वाली जो ओशियन है ये बहुत ज्यादा बिजी रहती है, क्योंकि यहाँ से पूरा टाइम ऑलमोस्ट आप ऐसा मान लो ये सबसे ज्यादा बिजीएस्ट ओशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ से शिप आते जाते रहते हैं, किसके लिए, सामान या तो बेचने दूसरी जगह पे जाने के लिए, या फिर दूसरी जगह से भी सामान यहाँ पर आता है ना। तो अटलांटिक ओशन क्या है बेटा, बिजीएस्ट रूट है। कैसे, कॉमर्स के बेसिस पे, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में सामान का खरीदना और लेना जो है वो चलता रहता है। तो वो समुद्र के रास्ते अटलांटिक ओशन से जाता है। अब बेटा फिर कौन सी ओशियन है, इंडियन ओशियन। ये इकलौती ऐसी ओशियन है जो किसी कंट्री पे नेम्ड है, जो कि कौन सी कंट्री है, इंडिया। तो वी शुड फील प्राउड इंडियंस, है ना। तो देखो इंडियन ओशियन का शेप कैसा है मुझे बताओ, एक ट्रायंगल के जैसा है, रफ ट्रायंगल जैसा है। तो देखो ये कहां पर है, वर्ल्ड मैप में देखोगे आप तो एशिया, ठीक है, फिर आपको अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दिखेगा। तो बेटा इसका शेप कैसा है, इसका शेप है ट्रायंगुलर। ठीक है, ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ओशन का शेप कैसा है। अगर आप फोटो से याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। फिर बेटा आर्कटिक ओशन है, वो कहां पर है, सबसे नॉर्थ में, पोल के पास में, पूरी जमी हुई रहती है। तो वो सब तो हमें पता है। आर्कटिक ओशन कहां मिलेगी आपको, मैं अगर वर्ल्ड मैप में दिखाऊं तो इधर मिलेगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, पूरी स्नो से कवर्ड। अब बेटा नेक्स्ट डोमेन है हमारा, वो कौन सा है, नेक्स्ट डोमेन है हमारा एयर, यानी कि एटमॉस्फेयर। अब बेटा एटमॉस्फेयर जो है वो
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? हार्मफुल सनरेज आती है, कहाँ से? सन से, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम हमें हमारा एटमॉस्फेयर करता है। अब बेटा एटमॉस्फेयर जो है वो 5 तरीके की लेयर से मिलके बना है। कौन कौन सी लेयर है? तो देखो, नंबर 1 है ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 है स्ट्रेटोस्फेयर, नंबर 3 है मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर जिसको कभी कभी आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, और लास्ट में है बेटा एग्जोस्फेयर। 5 तरीके की लेयर से मिलके हमारा एटमॉस्फेयर बना है। अब बेटा ये जो एटमॉस्फेयर है ये लगभग 1600 किलोमीटर्स तक है। मतलब कि अगर आप देखने जाओगे 1600 किलोमीटर्स तक आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा ऊपर, उसके ऊपर फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? आपका स्पेस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपके 1600 किलोमीटर तक क्या है? आपका एटमॉस्फेयर है, जिसमें सबसे पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके ऊपर मीजोस्फेयर, फिर उसके ऊपर आयनोस्फेयर जिसको हम थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, और सबसे ऊपर वाली है बेटा कौन सी है? एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब बेटा हमारी एटमॉस्फेयर में ये लेयर तो है, इन लेयर के साथ साथ कुछ गैसेस भी मिलती है। कौन कौन सी गैसेस मिलती है? तो देखो बहुत कॉमन सी चीज है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन मिलता होगा, फिर एक नाइट्रोजन गैस होती है वो भी मिलती होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती होगी। तो देखो बेटा सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिलती है? नाइट्रोजन, फिर मिलती है ऑक्सीजन, फिर दूसरी गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन, ये बहुत सारी गैसेस जो है ये 1% से भी कम में मिलती है। तो मेजर गैस कौन कौन सी आपको याद रखनी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो बेटा अब इनका कुछ तो रोल होता होगा इन गैसेस का। तो देखो ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है? हमारे लिए जरूरी है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है वैसे ही बेटा प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन की। तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए जरूरी है ना। फिर बेटा नाइट्रोजन जो है वो किसके लिए जरूरी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। वैसे ही बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स तो इनहेल करते हैं, यानी प्लांट्स को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पर इसके अलावा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हमारे सन से जो रेज आती है, सन से जो किरणें आ रही है उसको अर्थ पे अब्जॉर्ब करने का काम, अब्जॉर्ब करने का काम का क्या मतलब है? अर्थ पे रोकने का काम कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड करती है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये क्यों जरूरी है? तो आप ऐसा सोचो बेटा, सन से अगर धूप आ रही है, रेज आ रही है, अगर वो सारी वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाए तो अर्थ पे टेम्परेचर तो बहुत कम हो जाएगा, पर अर्थ पे क्योंकि टेम्परेचर बना रहे, अच्छा खासा मॉडरेट टेम्परेचर बना रहे, इसीलिए बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस चीज का? कि हमारे सन रेज से जो भी किरणें आ रही है उसको क्या करने का काम करती है? अब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। पर अब आप, मेरा एक क्वेश्चन है आप सब लोगों से कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है? अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मुझे पॉज करके बताओ। अब बेटा लास्ट जो हमारा डोमेन है वो कौन सा है? वो है बायोस्फेयर। अब बेटा बायोस्फेयर का क्या मतलब होता है? बायोस्फेयर एक ऐसा जोन है जहां पर आपके वाटर भी है, जहां पर आपका लैंड भी है और जहां पे आपका एयर भी है। ठीक है, बेसिकली जब तीनों मिल जाए तो क्या बना देते हैं? बायोस्फेयर। अब आप कहोगे मैम ये बायोस्फेयर का क्या मतलब है? तो बेटा एक ऐसा जोन जहां पर क्या है? जहां पे आपके वाटर भी है, जहां पे आपके एटमॉस्फेयर भी है और जहां पे आपका लैंड भी है। अब ये तीनों मिल जाएंगे तो कौन रह पाएगा? एनिमल्स रह पाएंगे, हम रह पाएंगे और प्लांट्स रह पाएंगे। तो बेटा ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर। बायो का मतलब लाइफ, और लाइफ कैसे आएगी? जब तीनों होंगे। और लाइफ से क्या मतलब है? प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस। ठीक है, all living organism including humans are linked to each other and to biosphere for survival। बेटा सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और बायोस्फेयर पे भी डिपेंडेंट है। कैसे? समझो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप क्या खाते हो? आप प्लांट्स या फिर जो क्रॉप्स उगती है आप वो खाते हो। वीट है वो क्या है बेटा? क्रॉप है, यानी कि हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। हम डिपेंडेंट है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एनिमल पे भी डिपेंडेंट हो। कुछ एनिमल्स है वो प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। और बेटा हम सब लोगों को बायोस्फेयर का लैंड तो चाहिए जीने के लिए, हमको एयर भी चाहिए, हमको वाटर भी चाहिए। इन शॉर्ट हम ये सब जने एक
एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर है। ये लाइन यही कह रही है। अब बेटा द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। दो तरीके के ऑर्गेनिज्म ही हैं पूरे बायोस्फीयर में, एक है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम। तो आप कहोगे मैम ह्यूमंस कहाँ गए, तो बेटा हम एनिमल किंगडम का ही पार्ट है, ठीक है। हम एनिमल किंगडम में जो मैमल्स होते हैं हम उसका पार्ट है ना। और प्लांट किंगडम यानी कि प्लांट्स हो गए आपके। तो बेटा बायोस्फीयर में दो ही तरीके के, या तो प्लांट्स है या एनिमल्स है। ह्यूमन बींग्स एनिमल किंगडम का ही पार्ट है। अब बेटा लास्ट जो टॉपिक है वो क्या बोल रहा है, ऑल डोमेन्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है बेटा कि सारे ही यानी कि लैंड, एयर और वाटर एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। लैंड, एयर और वाटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक भी चीज में छेड़खानी करोगे तो दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने बेटा कहीं पे फॉरेस्ट काट दिए यानी कि पेड़ काट दिए, अब आप बेटा वहां पे पेड़ काटोगे तो वहां की सॉइल पे भी नुकसान पड़ेगा, ठीक है। और वहां पे जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी आने वाले टाइम में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो बेटा यानी कि एक आपके क्या काटने से, एक आपके पेड़ काटने की वजह से, लैंड पे नुकसान पहुंचाने की वजह से सॉइल को भी नुकसान हुआ और आने वाले टाइम में दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान होगा। यानी हमें इससे ये पता चलता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप बायोस्फीयर में किसी एक चीज को भी नुकसान पहुंचाओगे तो उसका असर दूसरी चीजों पे भी होगा। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप इंडस्ट्री में क्या निकलता है बेटा, ये चिमनीज में से बहुत सारा धुआं निकलता है, ठीक है। गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, उसमें से भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है। अब बेटा उस पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि हम वो गंदे पोल्यूशन की वजह से हमें बीमारियां लग जाती है। दिल्ली में होता है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। अब बेटा इस पोल्यूशन की वजह से हमारा जो नेचर है उसमें बहुत सारे एनिमल्स को भी नुकसान होता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा जो बायोस्फीयर है उसमें भी नुकसान हो रहा है। क्यों? अगर बहुत सारा गैसेस होगी तो बेटा उससे क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरी है क्योंकि वो सनरेज को अब्सॉर्ब करने का काम कर रही है, पर बेटा अगर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड अगर अर्थ पे रह जाएगी तो वो सभी सन से निकलती हुई रेस को अब्सॉर्ब करेंगी। अब बेटा अगर बहुत ज्यादा अब्सॉर्प्शन होगा सन रेस का तो फिर क्या होगा, वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा। और वो वार्मिंग हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे आने वाले टाइम में क्या होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन खराब होंगी, एनिमल्स को नुकसान होगा, ह्यूमन बींग्स को नुकसान होगा, ड्रॉट लाइक कंडीशन होगी, ड्रॉट यानी कि सूखा होगा। तो बेटा इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, अगर आप बायोस्फीयर में किसी एक चीज को नुकसान पहुंचाते हो तो उसका असर सब पे पड़ता है। तो हमें क्या करना है, बायोस्फीयर की हर एक चीज को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, अच्छे से यूज करना है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन का आप लोगों को जल्दी जल्दी से आंसर देना है मुझे। इन डैश ऑल डोमेन्स interact and are dependent on each other। ए है एटमॉस्फेयर, बी है बायोस्फेयर, सी है हाइड्रोस्फेयर, डी है नन। आपको बताना है वो कौन सा जोन है जहां पे सारे डोमेन ऑफ अर्थ इंटरैक्ट करते हैं और सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पॉज करो और बताओ करेक्ट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर बी बायोस्फेयर। अब बेटा एक और क्वेश्चन है, इसको भी करना है आपको, लास्ट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करके जाना है। इन अर्थ almost 97% of water is present in dash। 97% वाटर जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, लेक्स में,
पॉन्ड्स में, ओशियंस में, या फिर नन? पॉज करो और बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। करेक्ट आंसर क्या है? ओशियन में। तभी तो खारा पानी है, तभी तो पानी की शॉर्टेज है इतना पानी होने के बावजूद भी, क्योंकि 97% वाटर कहाँ पर है? ओशियंस में। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे पोल्स के आंसर दिए हो। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी जगह प्रॉब्लम आई है, आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं एक्टिवली आंसर दूंगी। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।